ये आज का टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO और उसके एग्रीमेंट्स। स्क्रीन आ नहीं रही, काले रंग की आ रही है। हाँ जी, वो कोई बात, क्योंकि स्क्रीन ही ब्लैक है ना वो। ये कैसे ठीक कैसे होती है? सर कलर चेंज कर लो सर। सर येलो कलर यूज कर लो, कलर से जाके कैसे तो दिख रहे हैं। चलो ठीक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एग्रीमेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और सबसे बड़ी बात पंजाब के लिए तो वैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो किसान बैठे हुए हैं हमको उनकी भी समझनी पड़ेगी ना, वो क्यों कहते हैं बाहर आओ, भारतीय गवर्नमेंट की क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो सब हमको पता लग जाएगा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में। चलिए, तो वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी वो ये थी कि जो देश थे उनकी आपस में दुश्मनी हो गई थी, जिसके कारण वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे पर ट्रेड के लिए बैरियर्स लगा रहे थे। जैसे आजकल का अमेरिका कर रहा है, अपने टैरिफ वो ज्यादा लगा रहा है, ठीक है। तो ट्रेडों पे एक दूसरे पे टैरिफ ज्यादा लगाए जा रहे थे, ठीक है। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ करने के लिए, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथ हो, ठीक है, आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई वर्ल्ड लेवल पे, जिसका नाम क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। उसी में ये WTO, ये बाद में WTO बनेगा जाके, ये हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको मैं इसकी। हाँ, तो ये क्या बना, एक जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गेट, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट क्या था, एक तो ये इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ करने के लिए, दूसरा जो नेशंस हैं उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए इस एग्रीमेंट को बनाया गया। इस एग्रीमेंट को कब बनाया गया, 1948, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा, यूएस का और USSR, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके एफर्ट से ये एग्रीमेंट बना। और इनकी हेल्प किसने की थी, यूनाइटेड नेशन, उसका भी रोल था इस एग्रीमेंट को बनाने के लिए, ठीक है जी। अब इंडिया जो था इसका फाउंडिंग मेंबर था, क्योंकि इस एग्रीमेंट में इंडिया भी बैठा था, ठीक है। तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा। तो यहां से नेगोशिएशन शुरू हुई ताकि ट्रेड को स्मूथ किया जाए, ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, ये नेगोशिएशन राउंड ऑफ नेगोशिएशन में बदल गई। मतलब आपस में टेबल टॉक आपस में बैठकर सुलझाना डिस्प्यूट्स को, ठीक है। तो गैट क्या काम करता था, अगर दो या दो से ज्यादा नेशंस की आपस में कोई ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाता था तो उसको वो सॉर्ट आउट करवाते थे वहां पर, ठीक है जी। तो आस्ता आस्ता क्या हुआ, गैट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी। पहली प्रॉब्लम क्या थी
ये जो एग्रीमेंट था ये ट्रेड इन गुड्स से डील करता था। ये एग्रीमेंट किससे डील करता था? ट्रेड इन गुड्स, जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, टेंजिबल गुड्स, इसको हम हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। ये एग्रीमेंट सर्विसेज से डील नहीं करता था। अब सर्विस रिलेटेड जो डिस्प्यूट होता था वो इस एग्रीमेंट के अंदर नहीं आता था, ठीक है, उसको ये सॉर्ट आउट नहीं कर पाता था। सबसे बड़ी बात 1982 आते आते वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होगी। वो क्या थी? पहली, वर्ल्ड में सर्विस सेक्टर का बोलबाला शुरू हो गया, ठीक है। सर्विस सेक्टर अपने आप में ही एक पीक पर पहुंच गया, ठीक है, और ये एग्रीमेंट सर्विस को कर नहीं रहा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? फिर से लोगों के बीच में डिस्प्यूट होने शुरू हो गए, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा इस समय वर्ल्ड में इन्वेंशंस बहुत ज्यादा हुई, ठीक है। इन्वेंशंस का मतलब जैसे ड्रग्स में इन्वेंशन हुई, ठीक है। इसके अलावा आर्टिस्टिक वर्क सब बहुत आए, जैसे बुक्स, सॉन्ग्स, फिल्म्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट में दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? अगर कोई इन्वेंशन होती थी तो उस इन्वेंशन को ये कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। जिससे क्या होता था? इन्वेंटर था वो आगे बनाना नहीं चाहता था। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपनी ट्रक बनाई, ठीक है, और उस ट्रक को लॉन्च किया गया तो नेचुरली उसका एफर्ट लगा उसके ऊपर, ठीक है। वो तो नहीं चाहेगा कि एकदम से इसका मिट्टी हो जाए, ठीक है। अब हुआ क्या? वो चाहता था कि इसकी रॉयल्टी उसको मिले क्योंकि उसकी नोबल इन्वेंशन है, पर एग्रीमेंट इसको नहीं कर रहा था। जिससे क्या होता था? इंडिया जैसे देश क्या करते थे? उसको जेनरिक रूप में बदल देते थे। जब इंडिया ड्रग की जेनरिक ड्रग बना देती थी तो जो ड्रग मैन्युफैक्चर था, जिसने वो फॉर्मूला बनाया था, उसको प्रॉब्लम हो जाती थी कि ये देखो जी मैंने 15 साल लगाकर एक ड्रग बनाई और इंडिया ने क्या किया? इसको जेनरिक फॉर्म में मिट्टी के भाव बेच दिया। जो ड्रग 1 लाख की होनी चाहिए थी वो 50-50, 100 रुपए की बिक रही थी, ठीक है। तो इसको भी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, पर गैट इसको नहीं करता था। तीसरा, आर्टिस्टिक वर्क, किसी ने फिल्म बनाई, किसी ने सॉन्ग बनाया, ठीक है, उसकी कॉपी हो रही थी। बॉलीवुड तो इसलिए मशहूर है बिना उसकी परमिशन से, ठीक है ना। किसी ने मतलब म्यूजिक चुरा लिया, किसी की बुक चुरा ली, अपनी इंफॉर्मेशन में लिख दी, ठीक है, इसको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता था। तो अल्टीमेटली इसके भी डिस्प्यूट्स आ गए। तो गैट अब क्या हो चुका था? आउटडेटेड हो चुका था। वर्ल्ड लेवल पे बहुत प्रोग्रेस हो चुकी थी, ठीक है, पर गैट उस चीज को करप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। इसलिए कंट्रीज ने एक राउंड शुरू किया, यूरुग्वे राउंड 80s में, कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करें। यूरुग्वे राउंड क्या है? जो सबसे पहले जहां पर ये टॉक शुरू हुई वो कहां पर हुई थी? यूरुग्वे। जहां पर भी सबसे पहले टॉक शुरू होती है उसके नाम से हम उस राउंड को बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर काफी देर चर्चा चलती रही। अल्टीमेटली 1994 में मार्केश में आकर एक ट्रीटी हुई जिसको क्या बोला गया? मार्केश ट्रीटी। मार्केश ट्रीटी, क्योंकि मार्केश में हुई थी ये जगह, ठीक है। तो मार्केश ट्रीटी में ये डिसाइड किया गया कि क्योंकि गैट इस चीज को कवर अप नहीं कर रहा था, इन प्रॉब्लम्स को, इसलिए गैट को अब चेंज कर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जो इन प्रॉब्लम्स को भी कवर अप करेगा। और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने एक न्यू ड्रग बनाई, कैंसर की ड्रग बनाई, ठीक है, तो वो आपका एफर्ट है ना, आपकी 25-30 साल की मेहनत है, ठीक है। हुआ क्या? जब आपने ड्रग बनाई वो फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है, जैसे वो ड्रग मार्केट में गई किसी कंट्री ने उठाकर उसी ड्रग का जेनरिक फॉर्म बना दिया, डुप्लीकेट बना दिया, ठीक है। अब आपकी ड्रग 1 लाख रुपए की है, उनकी ड्रग 40 रुपए की, तो आपको तो ये होगा ना कि आपकी इन्वेंशन करने की भावना खत्म हो जाएगी। आपने कहना 15 साल लगा के मैंने एक ड्रग बनाई, उसका मुझे रॉयल्टी मिली ही नहीं, मुझे प्रॉफिट मिला ही नहीं, तो मैं इन्वेंशन क्यों करूं, ठीक है ना। तो नेचुरली बात है, कई लोग कहते थे कि हमने नई इन्वेंशन नहीं करनी। अब बीमारियां नहीं आ रही थी, इन्वेंशन ही नहीं होंगी, उसका हल कैसे होगा? इसलिए उनकी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एक नई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी, जो क्या बनी? WTO। समझ में आ गया? तो WTO एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है जो ना केवल ट्रेड इन गुड्स से डील कर रही है, इसके अलावा ट्रेड इन सर्विसेज,
और इसके अलावा ये जो इन्वेंशंस है इनकी भी प्रोटेक्शन कर रही है। समझ गए? क्योंकि इंडिया फाउंडिंग मेंबर था गैट का, इसलिए इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर ही रहा डब्ल्यूटीओ का भी। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ बनी कब? 1994 में। एक मिनट मैं इसको ठीक कराता हूँ, हैंडराइटिंग को तो समझ नहीं आ रही है, बेसिकली लाइट है ना ये। इसको मैडम वो वाइट कर दो थोड़ा, बोर्ड को समझ नहीं आ रहा मेरे को। येलो कलर वहां पे क्लिक करो। दूसरा भी कर लो सर, दूसरा जेड़ा पिंक है ना ऊपर, ऊपर थोड़े हाथ। हां जी पिंक वाले हां जी और येलो लो, और येलो लो, पिंक पे क्लिक करके येलो पे क्लिक करना है। हां ठीक है, चलिए ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है जिसके अंदर ना केवल ट्रेडिंग गुड्स इससे डील करता है, हो गया हाँ, इसके अलावा ट्रेडिंग सर्विसेज इससे भी डील करता है, और ऐसी इन्वेंशंस प्लस आर्टिस्टिक वर्क इसको भी वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ कब आया? 1994 में। ये एग्रीमेंट कहाँ हुआ? मार्केश में। तो इसको क्या बोला गया? मार्केश एग्रीमेंट। मार्केश एग्रीमेंट। ठीक है जी। और ये शुरू कब से हुआ? क्योंकि 1994 में ये आया, 1995 से ये क्या हो गया? ऑपरेशनल हो गया। डब्ल्यूटीओ के इस समय कितने मेंबर्स हैं टोटल? 164 मेंबर्स हैं, और इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ हाँ जी, 1994 में ये ट्रीटी हुई थी और 1995 से ये शुरू हो गया था काम करना। 1994 में ये ट्रीटी बनी, इसकी स्थापना हुई, काम करना कब से शुरू किया? 1995 से। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे लिखिए ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO पहला लिखिए, टू प्रमोट द फ्री ट्रेड। ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO टू प्रमोट फ्री ट्रेड। तो WTO का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी ट्रेड हो इंटरनेशनल लेवल पे, चाहे वो गुड्स में है चाहे वो सर्विसेज में है, वो चाहता है कि अल्टीमेटली उसका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो फ्री होना चाहिए, टैरिफ फ्री होना चाहिए। कोई किसी पे टैक्स ना लगाए, ठीक है, कोई किसी पे टैरिफ ना लगाए, आपका जो भी सामान फ्रीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में घूमे। ठीक है, पर जो इस समय ट्रम्प कर रहा है वो इसके प्रिंसिपल्स को इंगेज कर रहा है, और क्योंकि WTO को चलाने वाले ये कंट्रीज हैं इसलिए कोई बोलता नहीं यहाँ पर। ठीक है ना? तो बेसिकली जो ट्रम्प कर रहा है वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्टिविटीज है जो WTO अलाउ नहीं करती है। ठीक है, बट ही इज द मेन फाइनेंसर ऑफ WTO, तभी इसके सामने कोई बोलता कुछ नहीं। ठीक है, तो पहला मोटो हो गया उसका, टू प्रमोट द फ्री ट्रेड। वो एक ऐसे वर्ल्ड को देखना चाहता है जहां पर विदाउट एनी बैरियर फ्री ट्रेड, स्मूथ ट्रेड चलता है। ठीक है, दूसरा लिखिए, इंश्योरिंग द कंपटीशन। कंपटीशन, इंश्योरिंग द कंपटीशन।
अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि यूएस को सबसे बड़ी प्रॉब्लम किससे है? चाइना से। और आजकल दूसरी कंट्री कौन है? इंडिया। अब इन दोनों पे वो इल्जाम क्या लगाता है कि ये लोग क्या करते हैं? अपनी कंट्री की डिवैल्यूएशन करते हैं, जिससे क्या होता है? इनका जो एक्सपोर्ट हो जाता है वो क्या हो जाता है? चीप हो जाता है। और यूएस जैसी कंट्रीज जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से आउट हो जाती हैं। यही लगा रहा है ना एलिगेशन, ठीक है? तो बेसिकली जो WTO है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि ऐसी चीजें ना हो, ठीक है, कंपटीशन है स्मूथ हो। डिवैल्यूएशन आपने लगाई नहीं पिछली क्लास? अपनी करेंसी को जानकर, अपनी करेंसी की वैल्यू को जानकर गिरना ताकि आपके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाए। नहीं लगाई तो देख लेना, ठीक है? तो अब वो भारत में ये कह रहा है कि ये और चाइना ये अपनी करेंसी को जान के डिवैल्यूएट करके अपने एक्सपोर्ट को चीप बनाते हैं, जिसके कारण हम इंटरनेशनल मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो WTO कहता है ऐसा नहीं होना, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो जो आपका कंपटीशन है वो फेयर होना चाहिए। ऐसी माल प्रैक्टिस को मत आप करिए कि आप अपना को एक्सपोर्ट करिए, दूसरे की चीज को डाउन करिए, ठीक है? तो WTO बेसिकली इसी को अलाउ नहीं करता। इसी तरह WTO यूएस से एक और प्रॉब्लम करता है कि भारत जैसी कंट्रीज क्या करती हैं? एग्रीकल्चर सब्सिडीज देती हैं। और ये सब्सिडीज खासकर किसमें देती हैं? राइस में, वीट में, जिससे इनकी बम्पर प्रोडक्शन होती है, ठीक है? बम्पर प्रोडक्शन होने के कारण क्या होता है? ये चीप हो जाते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं। जब ये एक्सपोर्ट होते हैं तो यूएस जैसी कंट्री को ये डिस्टॉर्ट करते हैं। तो WTO कहता है कि जो कंपटीशन होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। कोई ऐसे काम ना करे, अपनी डिवैल्यूएशन करे या कोई ज्यादा सब्सिडी दे जिससे क्या हो आपस में प्रॉब्लम आ जाए। फ्री कंपटीशन चलो, जिसको जिसका रेट भुगतेगा वो काम कर लेगा, ठीक है? तो WTO बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज को मना करता है, ठीक है? कंपटीशन फ्री होना चाहिए, ठीक है जी? तीसरा लिखिए। यूएसए के इंडिया के साथ जो रिलेशन है आपका अच्छे चल रहे हैं? नहीं, अच्छे तो नहीं चल रहे फिलहाल। वो वैसे ही है। नहीं, अभी तो नहीं फिलहाल अच्छे चल रहे, ठीक है? वो तो सेक्शंस लगा लगा के पागल किया हुआ उसने, ठीक है? चलो आगे चलिए। प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन। तीसरा क्या है? प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन। तो नेचुरली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा काम क्या है कि अगर किसी दो कंट्रीज में डिस्प्यूट हो जाता है ट्रेड रिलेटेड, तो वो एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है कि आपस में लड़ो मत और आकर नेगोशिएट करो, ठीक है? जैसे आजकल हो रहा है चाइना यूएस, इंडिया यूएस, इंडिया चाइना भी हो रहा है, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा, इंडिया और चाइना भी फंसे हुए हैं आपस में। हाँ, तो अब जो ये प्रॉब्लम्स जो आएंगी उसको नेगोशिएट किसने कराना है? टेबल सेटलमेंट किसने करानी है? WTO। वो लगवा तक कराएगी ना, वो लगवा तक करानी का, ठीक है? क्यों नहीं करा रहा? कोई WTO को मान ही नहीं रहा, ठीक है ना? WTO के साथ वो कहते हैं ठीक है, फॉरेन कंट्रीज कहती हैं कि हम चल रहे हैं पर हम भी एक लेवल तक चलेंगे, उससे आगे हम भी नहीं चलेंगे, ठीक है? इंडिया जैसी कंट्रीज ये इल्जाम लगाती है कि जो WTO है वो यूएस, फ्रांस, जापान ऐसी कंट्री से डोमिनेटेड है, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज की प्रगति नहीं देखना चाहती, ठीक है? तो ये सेटलमेंट, ये WTO का फेलियर है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि यार WTO में रिफॉर्म जरूरी है। चाइना और यूएस वॉर पहले भी चल रही थी ट्रम्प के समय, तब कौन सी किसी ने सेटलमेंट करवा दी? कोई मानने को तैयार नहीं था इस चीज, ठीक है? आज भी प्रॉब्लम चल रही है। चलिए आगे चलिए। प्रमोटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी। प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट and reduce the poverty. What do you mean by economic development? There is a difference between economic growth
एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके ऊपर डिफरेंस है। लगती दोनों टर्म्स सेम ही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पर बेसिकली इसका डिफरेंस है। आजकल जो कंट्रीज हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात तो करती हैं, पर साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात भी करती है। ठीक है, एक लेमैन आदमी को तो लगेगा ये सेम ही चीज है, ठीक है, पर इट्स नॉट द सेम। क्या डिफरेंस है इसमें? अक्सर न्यूज में आप देखते होंगे इन चीजों को, क्या डिफरेंस है? सर ग्रोथ ਜਿਹੜੀ ਆ फाइनेंशियल ग्रोथ एक मिनट, कोई बात नहीं, मैं इसको देख रहा हूँ, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बताइए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या? ग्रोथ ਜਿਹੜੀ ਆ फाइनेंशियल ग्रोथ रहेगी सर, ठीक है, डेवलपमेंट अपने नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रोथ का मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है, जो आप मेजर करते हो जीडीपी वगैरह में, ठीक है, कि आपकी इकोनॉमी की आउटपुट कितनी है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कितनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है। जब हम कहते हैं कि हमारी देश की 7th है जीडीपी में या 6th है जीडीपी में, वो हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, कि साल में हमारी इकोनॉमी ने कितना ग्रो किया इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो प्रोडक्शन गुड्स की है, चाहे वो प्रोडक्शन सर्विसेज की है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है। आपकी इमेजिन करो कि एक कंट्री है, ठीक है, वो वर्ल्ड में नंबर 1 है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, जीडीपी के मामले में उसका नंबर 1 है, ठीक है, पर उस कंट्री में लोग फिर भी पुअर है, ठीक है, उस कंट्री के लोग एजुकेटेड नहीं है, उस कंट्री की जो लेडीज हैं आज भी वो लकड़ों को फूंक मारकर चूल्हा जला रही हैं, ठीक है, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं है, कोई बीमार हो गया तो वहां पर क्या नाम है, दवाई लेने को पैसे नहीं है, ठीक है। आपने 3-4 पार्टियां, बानी डानी जैसे लोग वो आपस में ग्रो करी जा रहे हैं, आपस में कमा रहे हैं, ठीक है। उस ग्रोथ का बेनिफिट जो है वो नीचे लेवल तक नहीं जा रहा। स्कूल जाने को लोगों के पास पैसे नहीं है, ठीक है, खाना खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है। क्या करना है ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ का? मैं देखता हूँ पल में देखता हूँ इस चीज को, देख लेता हूँ इसको, ठीक है, समझ में आ गया। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? ये ब्रॉड कंसेप्ट है, ठीक है। ग्रोथ होगी, क्या ग्रोथ के बेनिफिट्स मिलेगा आपको? अगर वो ग्रोथ के बेनिफिट्स आपको नहीं मिले तो उस ग्रोथ का फायदा ही क्या? जब उस ग्रोथ के बेनिफिट्स आपको मिलने शुरू हो जाएं तो आप कहोगे हाँ, हमारी कंट्री ना केवल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ चल रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ भी चल रही है, ठीक है। कहने को आपकी कंट्री बहुत बड़ी है, जीडीपी भी अच्छा है, ठीक है, लाइट नहीं आ रही, गर्मियों में लोग पक्खियां लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है, हेल्थ सर्विस नहीं है, कोरोना में लोग सड़कों में मर रहे हैं, तो क्या उस ग्रोथ को आपने लोगों तक पहुंचाया? क्या हुआ? क्या मतलब हुआ ऐसी ग्रोथ का जो 4-5-10 घरानों तक ही रहेगी, उसका आगे तक बेनिफिट नहीं किया? तो जब ग्रोथ का बेनिफिट हर आदमी तक पहुंच जाए उस देश के, उसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिडक्शन द पॉवर्टी। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही कंपोनेंट क्या है? पॉवर्टी, ठीक है। अब जब फॉरेन की कंट्रीज, फॉरेन की कंपनीज आपके यहाँ पर आएंगी, ठीक है, ट्रेड इन सर्विसेज होगा, ट्रेड इन गुड्स होगा, तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज नहीं आएंगी, ठीक है। अगर किसी देश में पॉवर्टी है तो क्या वो पॉवर्टी से एलिवेट नहीं करेगा? करेगा, आपको नौकरियां मिलेंगी, ठीक है। तो वो ये चाहती है कि फ्रीली ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज जब होगा, फॉरेन की कंपनीज भी आके यहाँ पर सर्विसेज करेंगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, लोग पॉवर्टी से बाहर आएंगे, यही इसका अल्टीमेट एम। और उसके लिए आपस में फ्री ट्रेड होना बहुत जरूरी है, चाहे वो गुड्स का चाहे वो सर्विसेज का। अगर नहीं होगा तो अपॉर्चुनिटी कहां से मिलेगी? समझ गए ना, ठीक है। तो लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो
अल्टीमेट ये भी चाहती है कि इसका हमने कह दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आप पेड़ों को काटी जाओ, हाईवे बनाई जाओ, ठीक है। उत्तराखंड में देख ही लिया क्या हुआ, जोशीमठ तो नीचे ही गिर गया, लोगों को रातों रात खाली करना पड़ा। ये सिर्फ बात वहां की नहीं है, हिमाचल में भी बहुत हो रहा है। चंडीगढ़ में भी रिसेंट हो रहा है। चंडीगढ़ में कहाँ पर हुआ है? पता नहीं कई सेक्टर है, वो कल ही मैंने देखा है। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने पेड़ का 270 से हम ऐसे करके ना नंबर मार्क कर दिए, वो खड़े हो गए कि नहीं हमने नहीं तोड़े। अच्छा काफी ज्यादा एरिया में। अच्छा गले से वो फ्लैट्स वगैरह बना दिए। अच्छा। तो शिमला में भी है, शिमला में हमारा एक दोस्त रहता है, तो ही वो सही कि उन्होंने टनल्स बनाई है ना, पहाड़ को खोद खोद के, अब पहाड़ हिलते हैं। वो जब वो आती है ना, मिट्टी चिकनी हो गई है। देखो ना, अंग्रेज पागल थे, अंग्रेज पागल थे क्या? हम ही सियाने। अंग्रेजों ने फिजिकल ज्योग्राफी कितना कुछ इसके ऊपर काम किया। उन्होंने ये बात बोली थी, अगर आप पता क्या, जो पेड़ों की जड़ होती है ना पहाड़ों में, वो अंदर तक जाती है, वो पहाड़ों को होल्ड करके रखती है, ठीक है। जैसे ही आपने पेड़ काटा, देखो लैंडस्लाइड्स कितनी ज्यादा हो रही है। वो कहता है जून जुलाई में जब बारिश होती है ना, बिजली कड़कती है, ऐसे घर हिलते हैं, अभी गिरा वैसे ये राम राम करते रहते कि अब गिरा। और वहां पर आपकी जो मार रोड है, वहां पर क्रैक्स आने शुरू हो गए दुकानों के अंदर। पहले यहाँ पर तो ऐसे में जाते हैं। हाँ, तो ऐसी मतलब कि आपने इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना, जिसके कारण देखो ना लोगों को अपना जोशीमठ ही छोड़ना पड़ गया, घर गिरने लग पड़े, ठीक है। तो उसने कहा देखो इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है, पर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी जरूरी है। ऐसा काम किया जाए ताकि ग्रोथ तो हो पर इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये इसके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके ऊपर WTO चलती है। किसका? इसमें से देखो, लिखो economic growth refers to increase in quantity of goods and services, increase in quantity of goods and services produced in a country during a specific period. ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, इट इज एन ब्रॉडर कंसेप्ट, इट फोकस ऑन द एस्पेक्ट्स बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इट फोकस ऑन द एस्पेक्ट्स बियॉन्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ, its main agenda is to increase the standard of living of the people, to improve the standard of living of the people, to reduce the poverty and overall welfare of the people, ठीक है ना। ब्रॉड कंसेप्ट है। ग्रोथ सिर्फ मनी से रिलेटेड है, ठीक है, पर डेवलपमेंट में तो सोशल एस्पेक्ट्स भी आ गए ना। तो प्रॉब्लम क्या है, आजकल की कंट्रीज GDP के पीछे पड़ी हुई है। जीडीपी हमने जी पहले नंबर में आना, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, भैया पॉवर्टी तो खत्म कर लो। तो क्या फायदा हुआ ये करतारपुर के बाद जैब घरदा बना के रख दिया, वही को मेडिकल कॉलेज बना देते, कबूतर चल रहे होते हैं वहां पर, ठीक है। सरकारें क्या कर रही है, ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ को मिसगाइडेड कर रही है, उसका फ्रूट नहीं दे पा रही लोगों को। फ्रूट किनको एंजॉय हो रहा है, वही 10-15 लोग जो है वही एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ब्रॉड कंसेप्ट है। रिपीट लास्ट लाइन। सो ओवरऑल फोकस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ब्रॉड कंसेप्ट है वो यही है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। प्रिंसिपल्स ऑफ WTO।
चलिए पहला लिखिए मोस्ट फेवर्ड नेशंस। जिसको हम कहते हैं MFN। इसको आपने सुना होगा न्यूज में अक्सर आता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन। ठीक है जी। अब ये क्या कहती है, फॉर एग्जांपल WTO के 164 मेंबर्स हैं और इसमें से एक फाउंडिंग मेंबर इंडिया भी है। ये बात कहती है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया ट्रेड कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया के जापान से अच्छे रिलेशन है तो इसमें वो जापान को कुछ ट्रेड कंसेशंस दे रहा है। ट्रेड कंसेशंस का मतलब वो कह रहा है ठीक है जी जापान जी, आप हमारे यहाँ पर भेजो अपना सामान, हम आपके ऊपर टैरिफ कम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर टैरिफ हम कितना लगाएंगे, 5%। यानी आप उसको कुछ कंसेशन दे रहे हो ना कि आपकी उससे बनती है। और वहीं पर वो जो दूसरी कंट्री है, फॉर एग्जांपल US, उसके ऊपर टैरिफ कितना लगा रहा है, 10%। वो कहता है ऐसा नहीं चलेगा। आपके लिए सारी की सारी कंट्रीज जो WTO की हैं वो इक्वल है, आपके दोस्त ही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक को कुछ ज्यादा बेनिफिट दो, दूसरे को थोड़ा कम दो। नहीं, अगर आप एक कंट्री को बेनिफिट दे रहे हो तो आपको दूसरी कंट्री और बाकी कंट्रीज को भी उतना ही बेनिफिट देना पड़ेगा। हम एक ही फैमिली है, तो इसलिए उसने बोला क्योंकि हम एक ही फैमिली हैं, इंडिया जैसी कंट्री, हर कंट्री को बोला कि फॉर एग्जांपल US भी है, आपके साथ इंडिया, आपको इंडिया के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपको इंडिया के साथ जितनी मर्जी प्रॉब्लम है, आप उसको फैमिली की तरह ट्रीट करोगे। अगर आप आपका फ्रेंड जापान है, अब उस पर 5% ड्यूटी लगाओ तो भारत में भी 5% ड्यूटी लगाओ। और उसने क्या बोला, हर नेशन को दूसरे नेशन को क्या कहना चाहिए, कौन सा स्टेटस देना चाहिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन। फेवरेट है हम लोगों के, ठीक है। जो भी हम दूसरे के साथ करेंगे वही हम तुम्हारे साथ करेंगे, भेदभाव कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये उसका पहला प्रिंसिपल है, हर कंट्री को दूसरी कंट्रीज को क्या बोलना चाहिए, मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देना चाहिए। हम सब एक ही फैमिली हैं। पर इसकी एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इसकी सबसे बड़ी एक्सेप्शन जो है वो कौन सी है, सिक्योरिटी। अब थोड़े साल पहले भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग था वो पाकिस्तान से छीन लिया। क्यों, पठानकोट अटैक हुआ, आपका दीनानगर अटैक हुआ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने देखा कि पंजाब में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ड्रग्स को, टेररिज्म को फैला रहे हैं, ठीक है। तो जब उनको सबूत मिले उन्होंने कह दिया कि हम MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो टैग है वो हम इससे वापस लेते हैं। अगर हम दूसरों पे 5% लगाएंगे तो इन पे हम 15% लगाएंगे। और ये WTO का प्रिंसिपल कहता है कि अगर एक कंट्री आपके यहाँ पर आतंकवाद फैला रहा है या आपकी इंटरनल चीज को डिस्टॉर्ट कर रहा है तो आप एक्सेप्शन में आ सकते हो। तो बदले में पाकिस्तान ने भी बोल दिया कि हम भी इंडिया से वापस लेते हैं, ठीक है। इसने क्या लेना इंडिया से वापस, तो वैसे ही भीख मंगा देश है, ठीक है। वो तो चलो उसने कह दिया कि भाई मैं भी अपनी तड़ी दिखाऊं, ठीक है। होना तो उससे कुछ नहीं, उल्टा नुकसान करवा के बैठ गया अपना, ठीक है। भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रिसेंट एग्जांपल है कि एक ऐसी एक्सेप्शन है जब भी कोई दूसरी कंट्री आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है तो आप ये टैग इसी से भी वापस ले सकते हैं। समझ में आ गया, मोस्ट फेवरेट नेशन। ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट नेशन, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया आपको। टैरिफ, टैरिफ का मतलब क्या होता है, टैक्स और ड्यूटी। फॉर एग्जांपल 5 रुपए की कोई चीज US से आ रही है, आप उसके ऊपर क्या कर देते हो, कस्टम ड्यूटी लगा देते हो या टैक्स लगा देते हो। वो चीज कितने की हो जाती है, 20 रुपए की हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, टैरिफ। समझ में आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर आगे चलेंगे। बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट, ताकि आगे चले हम। देखो ये थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, नहीं है, आसान है,
पर अगर वैसे आप पढ़ने बैठोगे बहुत मुश्किल है। खुद पढ़ोगे तो बेटे सब कुछ ही मुश्किल है, ठीक है, वो तो बात छोड़ ही दो। बुक जो इसकी कोई एक बुक तो है नहीं, वो सर से पूछ के करूंगा। नोट्स दिए तो मैंने उससे, हाँ दिए। इंडिया में गवर्नमेंट ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ कंटेंट से। चलिए आगे लिखिए दूसरा प्रिंसिपल, नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब नेशनल ट्रीटमेंट क्या करता है? फॉर एग्जांपल एक कंट्री है यूएस, यहां पर इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आ रहे हैं, तो यूएस ये बात करता है कि जो ट्रीटमेंट आप अपने कंट्री के अंदर जो गुड्स बन रहे हैं या सर्विसेज हो रही हैं उनको देते हो, वही ट्रीटमेंट आपको इंडिया के गुड्स या सर्विसेज को भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अपने गुड्स और आपने यहाँ पर अपनी आपके यूएस में किसी ने कुर्सी बनाई, उसके ऊपर आपका टैक्स कम है, इंडिया की कुर्सी बाहर से आई उसके ऊपर दे आपने लगाया टैक्स, गलत है। स्टेप मदर ट्रीटमेंट नहीं देना। जो गुड्स एंड सर्विसेज को आप यहां ट्रीटमेंट दे रहे हो वही ट्रीटमेंट आपने फॉरेन के गुड्स एंड सर्विसेज को भी देना है। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, आपके यहां पर चिकन बन रहा है, अपने चिकन पास कर ही आ रहे हो कि हमारा चिकन बिल्कुल पाक साफ है, ठीक है। फॉरेन से कोई केएफसी का चिकन आया तो आपने उसके ऊपर रेगुलेशंस लगा दी, नहीं जी इसके ऊपर तो हम लैब टेस्ट करेंगे, इसके ऊपर हम बीमारियों के टेस्ट करेंगे। भैया अगर उसके ऊपर करोगे तो अपने में भी तो वही करोगे, ठीक है। जो चीज अपने पे करोगे वही चीज इंपोर्टेड गुड पे लगानी है। ये नहीं कि हम अपने को तो बड़े आराम से फ्री अलाउ कर देंगे, दूसरे के ऊपर हम टेस्टिंग करना शुरू कर देंगे। नहीं, अगर फॉरेन के चिकन पे टेस्टिंग करनी है ना तो अपने भी चिकन पे टेस्टिंग करनी पड़ेगी आपको। ये दूसरा ट्रीटमेंट, नेशनल ट्रीटमेंट। ये सोच के चलना है कि जो फॉरेन का गुड यहां पर है वो एक तरह का हमारा नेशनल गुड ही है। क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ मैडम से, ठीक है। तीसरा लिखिए, प्रोहिबिशन ऑन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। प्रोहिबिशन ऑन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले जो रिस्ट्रिक्शंस होती थी वो कौन सी होती थी? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। इसको हम कोटा रिस्ट्रिक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? फॉर एग्जांपल यूएस है, इंडिया के 1 लाख ब्लैक बोर्ड जो हैं वो यूएस में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। यूएस क्या करता था? यूएस कहता था नहीं, हमारे यहां पर क्या है? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है। आपने कितने भेज रहे हो? 1 लाख। 1 लाख नहीं आएंगे, कितने आएंगे? 1000। ये क्या होगी? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, कि हमारी लिमिट है कि कितने गुड्स को हमने इंपोर्ट करना है। ये क्या होगी? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। WTO कहता है ऐसे रिस्ट्रिक्शंस को खत्म किया। इससे ट्रेड में प्रॉब्लम आ गई ना, जहां पर 1 लाख चीजें आनी थी आपने 1000 कर दी, ठीक है। कहां वो ब्लैक बोर्ड आपका 50,000 का होना था, कहां वो आज ब्लैक बोर्ड 3 लाख का, ठीक है। तो इससे ओवरऑल तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई ना, ठीक है। तो वो कहता है इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस को, क्वांटिटेटिव जो को खत्म करो, उसकी जगह नॉन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ले आओ। नॉन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या है? उसने बोला अगर 1 लाख ब्लैक बोर्ड आ रहे हैं तो 1 लाख ब्लैक बोर्ड ही आने दो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फॉरेन की चीज हमारी अंदर की इंडस्ट्री को खत्म कर सकती है तो आप उसके ऊपर टैरिफ लगा दो। टैरिफ का मतलब क्या होता है?
कस्टम ड्यूटी लगा दो। अगर फॉर एग्जांपल भारत का जो ब्लैक बोर्ड है वो 1 लाख रुपए का है, आपके जो यहां पर यूएस में ब्लैक बोर्ड बन रहा है वो कितने का है? 2 लाख रुपए का है। अब आपको ऐसा लगता है कि अगर भारत का ब्लैक बोर्ड यहां पर आ गया तो हमारे यूएस के ब्लैक बोर्ड को कोई नहीं लेगा, वो 1 लाख रुपए का है। आप कुछ ना करो, आप उसके ऊपर क्या लगा दो? टैरिफ लगा दो। आप उसके ऊपर क्या लगा दो? ड्यूटी लगा दो। उसकी वैल्यू भी इतनी कर दो। फिर ओपन कंपटीशन है, जिसने इंडिया का लेना इंडिया का ले, जिसने फॉरेन का लेना फॉरेन का ले। चीज तो खुली मिलेगी ना। अब आपकी मर्जी है, रेडी से खाना है बर्गर रेडी से खाओ या मैकडोनल्ड से खाना है मैकडोनल्ड से खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करके नॉन क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को लगाया जाए ताकि ट्रेड स्मूथ चले ना। ऐसे ट्रेड स्मूथ ही नहीं चलेगा। 1 लाख देने आप कहोगे 1000 हो गया डिस्प्यूट, फिर से समझ में आ गया? देखिए दोबारा बताता हूं। अब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल एक कंट्री है यूएस, यहां पर जो एक बर्गर है इंडिया के हिसाब से ये बर्गर कितने का है? 50 रुपए का। ठीक है, अब इंडिया की एक कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस कंपनी का नाम क्या है? बिहारी बाबू। आजकल बर्गर तो भाई यही बना रहे हैं, ठीक है ना। बिहारी बाबू एक कंपनी है, उसने ये बात बोली कि हम जो बर्गर्स यूएसए में एक्सपोर्ट करेंगे, हम बर्गर्स कहां एक्सपोर्ट करेंगे? यूएस में। उस बर्गर की कॉस्टिंग कितनी है? 20 रुपीज। ठीक है, यूएस के बर्गर की कितनी है? 50 रुपए। इसकी कितनी है? 20 रुपए। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस पहले क्या कहती थी? वो कहती थी यूएस को पता है कि अगर 20 रुपए का बर्गर यहां पर आ गया, भैया हमारा बर्गर कौन खाएगा? ठीक है, अगर बिहारी बाबू ने 1 लाख बर्गर भेजने हैं तो वो क्या कहती थी? 1 लाख नहीं, सिर्फ 10,000 बर्गर ही आएंगे, ताकि हमारी प्रॉब्लम ना आए, हमारी चीज बिकती रहे। ठीक है, सस्ती चीज आई तो है लेकिन कम आई है। 10,000 क्या होता है? 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे। हमारी इंडस्ट्री भी प्रोटेक्शन में है, तुम्हारी भी चलो जो सेल है सेल होगी। ठीक है, WTO कहती है ये क्या है? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन है, इसको खत्म करना चाहिए। अगर इंडिया के बर्गर का टेस्ट यूएस वालों को ना मिला तो भैया इसका क्या फायदा हुआ? ठीक है, ट्रेड के अंदर तो डिस्टॉर्शन लगी हुई है ना कहीं आपने एक सिस्टम लगा दिया उसके ऊपर। ठीक है, वो ये बात कहते हैं कि अगर बिहारी बाबू ने 1 लाख बर्गर भेजने हैं यूएस में तो लेट हिम सेंड 1 लाख बर्गर, उसको भेजने दो 1 लाख बर्गर को। आपको डर है कि हमारा 50 रुपए का है, इसका 20 रुपए का, कि हमारा जो बर्गर है वो आउट हो जाएगा। आप कुछ ना करो, आप इसके ऊपर क्या लगा दो? कस्टम ड्यूटी। इसी कस्टम ड्यूटी को हम क्या कहते हैं? टैरिफ, जो यूएस लगा रहा है। यूएस कहता है कि भारत की कंपनियों ने क्या किया? हमारे यहां पर सस्ता माल बेचा, जिसके कारण जो हमारी कंपनियां थी वो आउट होगी। ठीक है, हमने अब क्या करना है? इसके ऊपर टैरिफ लगाना है। जब टैरिफ लगाओगे तो ये 20 का बर्गर कितने का हो जाएगा? 50 का। यूएस का बर्गर भी 50 का, तुम्हारा बर्गर भी 50 का। अब कंपटीशन चलेगा, जिसका बर्गर बढ़िया लोग उसका बर्गर खाएंगे। पहले तो सस्ते के चक्कर में खा जाना था, ठीक है ना। अब टेस्ट, जिसकी क्वालिटी बढ़िया होगी उसको ही हम खाएंगे। इक्वल हो गया ना, सब कुछ इक्वल लेवल पे आ गया। तो वो कहते हैं ऐसे चलाओ, ये नहीं कि आपने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा दी हमने आने ही नहीं देना, ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं चलेंगी। ठीक है, यस, टू प्रमोट इंडिजीनियस इंडस्ट्री। देखो ना, उसने अपने लोगों को, अब फॉर एग्जांपल चाइना का देख लो, हमारे यहाँ लड़ियां होती थी, याद है? छोटे होते थे, गोल गोल रंग की, लाल रंग की लड़ियां होती थी, आपने देखा होगा। चाइना ने क्या किया? सस्ता माल बेचा, वो लड़ियां ही आउट हो गई, लड़ियां ही आउट हो गई। आज 30-30, 40-40 रुपए की लड़ी मिलती है, इंडिया का कोई लड़ी नहीं बना रहा सस्ता माल बेचकर। ठीक है, तो अब इंडिया के लोगों ने क्या किया? अब हल्की छोटी छोटी चाइना को कॉपी करके हल्की हल्की लड़ियां बनानी शुरू करती हैं।
तो इंडिया ने क्या किया, चाइना के ऊपर क्या कर दिया, टैरिफ लगा दिया कि अगर भारत की लड़ी की सेल 50 रुपए है, आपकी भी 50 होनी चाहिए, बाकी लोगों की मर्जी, चाइना का माल लेना या इंडिया का माल लेना। अपनी इंडस्ट्री को भी तो बचाना है ना, ये थोड़ा कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी बना देनी फिर से आओ तुम ही बिची हो। अगर हम अपनी इंडस्ट्री को नहीं बनाएंगे तो आज चाइना 30 रुपए की देगा, बाद में 300 की देगा। अपनी इंडस्ट्री को बचाना है। यस, लोकल एम्प्लॉयमेंट भी सेफ रहेगी इससे, अपनी इंडस्ट्री होगी तो लोकल एम्प्लॉयमेंट भी सेफ होगी। ठीक है, आज हमको किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। समझ में आ गया वो क्या कह रहा है आपको? ठीक है, यस। अब बताइए ये समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट? आगे चलें फिर। मेरे सामने स्पेशल क्या, ऑनलाइन वालों को देखते रहना, आपको समझ आ जाएगी, उनको नहीं आती ना जल्दी। समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट? आगे चले। चलिए अगला लिखिए। WTO का हेड कौन है? अब ये चेंज हुआ है, मेरे को अभी इतना याद नहीं है, आप देख लेना, अभी चेंज हुआ है, नाम नहीं याद मुझे, पर आई थिंक यूएस का कोई है। इंडिया वालों ने बड़ा रोला पाया था कि हमारे WTO की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एशियन कंट्री से कोई हेड नहीं बनाते, वो बनाते डेवलप्ड कंट्री से, ब्रिटेन होगी या वो, ये भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। तभी हमने ब्रिक्स शुरू किया ना। IMF में भी ये प्रॉब्लम है, IMF लोन देती है ना, अपने हिसाब से देती है, आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू कर देती है। पढ़ेंगे हम IMF को, तभी हम अपनी डी डॉलराइजेशन क्यों आ रही है, तभी आ रही है, हम आउट होना चाहते हैं इस रजाई से। ऐसा नहीं कि किसान कहते हैं आप आउट हो जाओ, सरकार नहीं होना चाहती, होना चाहती है वो भी, पर अभी इतने पैरामीटर्स नहीं है कि वो एकदम से आउट हो जाए। ठीक है, वो अपने खाने पक्के करके आउट होगी बिल्कुल। ठीक है ना, चलिए आगे चलिए। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, इंडिया की अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी होती है। WTO कहता है फॉर एग्जाम्पल इंडिया चुपके से सीक्रेटली अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंजिंग कर देता है। वो कहता है कि मैं फॉरेन का जो मीट है और चिकन है वो नहीं मंगवाऊंगा, मैं फॉरेन का मीट और फॉरेन का चिकन नहीं मंगवाऊंगा, और इंडिया चुपके से अपना ये चीज कर देता है। ठीक है, अब होगा क्या, जब फॉरेन की कंपनीज यहां पर आकर चिकन बेचने की कोशिश करेंगी तो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी कि भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज नहीं कर दी है, और यहां से क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा, ये तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, आपने किसी को इंटीमेट नहीं किया, किसी को नहीं बताया, एकदम से सडनली क्या कह दिया, फॉरेन की कंट्रीज नहीं आ सकती यहाँ पर, KFC बंद, मैकडोनल्ड बंद। ठीक है, तो सडनली क्या होगा, वो लोग डिस्प्यूट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। कल वो भी आपके साथ भेदभाव करेंगे, आपकी चीज को बंद करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो कहता है कि अगर किसी मेंबर कंट्री ने अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंज करना है, पहली बात वो सीक्रेटली नहीं करेगा, ओपनली करेगा, उसको अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट में डालना पड़ेगा कि हम ये चीज करना चाहते हैं, और इसकी एक कॉपी किसको भेजनी पड़ेगी, WTO को, कि हम ये चीज करना चाहते हैं। WTO इसको कहां भेजेगा, ओपन करेगा अपनी वेबसाइट में, और बाकी कंट्रीज को बोलेगा इसके ऊपर आप क्या करो, वोटिंग करो। अगर बाकी कंट्रीज ने वोट में कह दिया कि भारत जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो भारत को अपना ये स्टेप वापस लेना पड़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, देखो पहले लिख लो, प्रिंसिपल पूरे लिख लो, समझ लो, फिर करना। आगे चलिए,
अगला प्रिंसिपल लिखिए, ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। तो ये क्या कहती है, अल्टीमेट जो इनका एम है, इनका जो अल्टीमेट एम है वो क्या है कि फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या हो, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई कंट्री किसी के ऊपर टैरिफ ना लगाए। ये उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि वो एक ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं जहां पर फ्रीली गुड्स एंड सर्विसेज मूव कर रही हैं, कोई किसी के ऊपर टैरिफ नहीं लगा रहा, कोई किसी के ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगा रहा, कोई ट्रेड वॉर नहीं है, स्मूथ सब कुछ चलता रहे। भैया ये तो सपना ही है, ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले तो अमेरिका को कंट्रोल कर लो, वही पगलाया हुआ है, जिसको कहते हैं ना पगलाई बुआ, ये पगलाया फुफड़ पगला गया है। पतन शुरू हुआ हम लोगों का, जो वो हरकतें कर रहा है ना वो उनके पतन की हो रही। कहते हैं ना काल अगर दिमाग में बैठ गया तो पुठे काम करने हैं, वो कर रहा है समय। क्या हो गया ठीक है, तो बेसिकली आप कहते हो कि मैं लिबरलाइजेशन, हमने फ्री मूवमेंट करनी है, ये तो हो ही नहीं रहा। कोई किसी पे टैरिफ लगा रहा है, कोई किसी पे टैरिफ लगा रहा है, तो ये सपना तो अभी बहुत दूर है। ठीक है, समझ में आ गया, ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। लास्ट प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो पहले, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, स्पेशल एंड differential treatment to developing countries like India। कल लिखो इसको, स्पेशल एंड, अच्छा रिपीट करेंगे बात। तो मैंने आपको बताया था कि वो चाहते हैं कि अल्टीमेटली फ्री ट्रेड हो, कोई किसी पे रिस्ट्रिक्शन ना लगाए। तो अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि जो टैरिफ है वो खत्म हो जाए, जो कस्टम ड्यूटी टैक्स हैं वो खत्म हो जाए, आपस में लड़ाइयां खत्म हो जाए। ठीक है, गुड आ रहा है, गुड्स जा रहे हैं, सर्विसेज आ रही हैं, सर्विसेज जा रही हैं, कोई किसी पे टैक्स नहीं लगा रहा, फ्री मूवमेंट चल रही है। वो अल्टीमेटली ये चाहते हैं, पर ये पॉसिबल नहीं है। आज के दौर पे ये पॉसिबल नहीं है। देश आपस में मत लड़े। यूएस क्या कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, गलत बात है। ठीक है, वो चाहते हैं ऐसा ना करे भैया, वो उसके लिए आपको यूएस को कंट्रोल करना पड़ेगा ना, आप नहीं कर पा रहे उसको कंट्रोल, क्योंकि आपको फंडिंग वो दे रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। समझ में आया खुशप्रीत को? चलिए, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। ठीक है, अब ये क्या चीज है, पहले लिखो इस पॉइंट को, क्या कहता है ये, द WTO provides this treatment to developing countries देखो, ट्रेड वॉर क्यों स्टार्ट हो रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि दो कंट्रीज में ट्रेड वॉर क्यों स्टार्ट हो रही है। ट्रेड वॉर इसलिए स्टार्ट हो रही है ना, चाइना ने अपना माल सस्ता भेज दिया, डिवैल्यूएशन कर दी, उसका जो एक्सपोर्ट है वो चीप हो गया। यूएस ने क्या किया, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिए। ठीक है, तो दोनों अपनी जगह गलत है। सबसे पहले चाइना गलत है। यूएस ये बात कहता है कि चाइना ने एक्सपोर्ट को सस्ता किया, हमारी मार्केट को कैप्चर किया। ठीक है, अब यूएस भी तो मजबूर है ना अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए। तो WTO कहती है ये चीज भी गलत है और ये चीज भी गलत है। अगर चाइना अपने एक्सपोर्ट को सस्ता ना करता तो क्या यूएस को ड्यूटी लगाने की जरूरत थी? नहीं थी। उससे क्या होता, फ्रीली मूवमेंट चलती रहती। तो उसने कहा ये प्रैक्टिस को हमने अल्टीमेटली खत्म करना है ताकि जो ट्रेड है वो फ्रीली चलता रहे। अब चाइना वाली कंट्री कहती है हमको समझाने आया, तो यूएस को तुम समझाते नहीं। उनकी जिद ये है कि आपका जो झुकाव है वो ज्यादा किसकी तरफ है, यूएस की तरफ है, क्योंकि वो आपको फंडिंग करता है।
आप इनको सीधा करो, हम भी कर देंगे, अपने आप को सीधा हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेड वॉर है, ठीक है, ट्रेड वॉर अपनी गलतियों से है, तो WTO कहता है अपनी गलतियों को खत्म करो, मेरे साथ आगे बात करो, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फ्रीली ट्रेड होगा और ट्रेड लिबरलाइज हो जाएगा। अब ये आपस के डिस्प्यूट है ना, बात सिर्फ इकोनॉमिक डिस्प्यूट तो है नहीं, चाइना और यूएस का ये थोड़ा मुद्दा है कि वो इकोनॉमिक डिस्प्यूट में चल रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, यूएस जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में आना चाहता है, उसको पता है चाइना आने वाले टाइम की डेवलपिंग कंट्री है, वो आने वाले टाइम में ग्रोथ में चल रही है। इंडिया जो है आने वाले टाइम पे ग्रोथ में चल रही है, वो इंडिया में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, चाइना में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बात सिर्फ इकोनॉमिक डिस्प्यूट तक तो है नहीं ना। अब पंजाब के अंदर जो प्रॉब्लम हुई, जो टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही थी, जो हथियार मिले, यूएस मैन्युफैक्चर्ड हथियार थे वो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप देख रहे हो कि भारत प्रगति कर रहा है, आप उसको नीचे लाने के लिए वहां पर टेररिज्म फैला रहे हो, नक्सलवाद का टोटल सपोर्ट यूएस कर रहा है। बात यहां तक नहीं है ना, बात तो बहुत आगे तक जा चुकी है, इसलिए ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। ठीक है, तो वो कहते हैं स्टेट्स ना ये चीज हो ना ये चीज हो, उसके लिए भैया आपको इसको भी तो सुधारना पड़ेगा ना, वो आप सुधारते नहीं क्योंकि वो हमारा फंडर है। ठीक है, तो अल्टीमेट वो ये चाहते हैं कि लिबरलाइज फ्री ट्रेड चले, पर उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अभी नहीं वो होने वाला। ठीक है, समझ में हो गया प्रभजोत सिंह, समझ में आ गया आपको ये? क्या हुआ? गर्मी का नहीं 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 नहीं, फैन ना चलाना, बीमार हो जाएंगे। लीवर की प्रॉब्लम भी थोड़ी आता होता है। देखो लवप्रीत सिंह ने बहुत बड़ी बात की है कि फेयर कंपटीशन कैसा रहेगा कि जब ट्रेड फ्री हो जाएगा। यही बात तो चाइना और इंडिया कह रहे हैं, यही बात तो इंडिया और चाइना कह रहे हैं कि अगर आपने फ्री ट्रेड ही कर दिया हमको तो ये डेवलप कंट्रीज खा जाएंगी। और इंडिया कहता है यूएस भी क्या खाना, सबसे पहले तो हमारा चाइना ही हमको खा जाएगा। तो इंडिया और यूएस जैसी कंट्रीज नहीं चाहती कि ये लिबरलाइज हो। यही बात, यही मुद्दा देखो ना, यही मुद्दा वो उठा रहे हैं कि भैया अगर आप कहते हो कि हमारा अल्टीमेट एम लिबरलाइज है, तो हम वर्गी कंट्रीज गई, यूएस को चाइना खा जाएगा, यूएस नहीं खा पाएगा चाइना को, चाइना खा जाएगा यूएस को। ठीक है, तो वो इस एम को पूरा होने नहीं देते, वो उनको पता है अगर ये चीज होगी ये तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके लिए आपको ना एक लेवल पे आके बातचीत करनी पड़ेगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। WTO के यही डिस्प्यूट चल रहे हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हो सकते। समझ में आ गया जी? आगे चले। नहीं देखो, उन्होंने ये कंसेप्ट लेके आए थे कि वर्ल्ड ऑर्डर को सही करने के लिए, ठीक है ना। अब चीजें बदल गई ना, वो कह रहे हैं कि जब नेशंस ही नहीं चाहते हैं कि ये कंसेप्ट हो तो आप इस कंसेप्ट को लेके क्यों आए हो। भैया वो तो उनका विजन है, वो तो अपने विजन को लेके आएगी आएगी, हम लोग नहीं चाहते। इसका मतलब ये थोड़ा है कि गवर्नमेंट विजन करना ही बंद कर देगी, उसका विजन है वो तो चला ही रही है, वो आपकी मर्जी, आप सॉर्ट आउट करो या ना करो। ठीक है, आप फार्मर लॉस नहीं लेके आना चाहते थे ना, गवर्नमेंट का अपना विजन था वो ले। आप ये थोड़ा कह सकते हो कि गवर्नमेंट क्यों फार्मर लॉस को अभी तक विड्रॉल नहीं कर रही, उसको क्यों लेके आई। आप गवर्नमेंट को, उनका विजन था वो ले आए, उनको ऐसा लगता हम ठीक है, आपने नहीं करना चाहा, उन्होंने नहीं इंप्लीमेंट किया। आप किसी गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते नहीं आप क्यों लेके आए, उनके प्रिंसिपल्स हैं वो लेके आएंगे, हमारा काम है उसको रोकना। देखो जी, इन्होंने पूछा सस्टेनेबल ट्रेड का क्या कंपटीशन, ये बातें ना खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में आता है कि क्वेश्चन आ रहा है आजकल, आप देखो ऑप्शनल का पेपर देखो, वो तो कहते हैं WTO को चेंज करने का टाइम आ चुका है, UN को और WTO को चेंज करने का टाइम आ चुका है, इनके अंदर रिफॉर्म्स का टाइम आ चुका है। तो जब हम वो खुद ही बात कह रहे हैं कि इसके अंदर रिफॉर्म्स का टाइम आ चुका है, इसके अंदर WTO की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म होती जा रही है।
यूएस ने टैरिफ लगाया, क्या डब्ल्यूटीओ ने एक बार भी बोला कि आके यहाँ पर बैठ के बात करो? नहीं किया। उसकी वो मत देखो कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वो क्या है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके वो खत्म हो चुकी है बातें। अब तो आप मेन इश्यूज में आओ कि मेन इश्यूज में क्या डिस्प्यूट चल रहा है लोगों की। ठीक है, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म है अब। चलिए आगे चलिए। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। अब वो ये बात कहता है, फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे आगे एग्रीमेंट्स। WTO ये बात कहता है आप देखो ना, ये बात कह रहे फिर तो सर ब्रिक्स पे ही रिफॉर्म बेस्ट रहेगा, तो इंडिया जा तो दिया डीडॉलराइजेशन की तरफ। ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च तो कर रही है, असली आग तो ट्रम्प को तभी लगी हुई है कि ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करने वाले हैं, तुम्हारे डॉलर खत्म हो जाएगा, तभी तो वो जा रही है ब्रिक्स की तरफ। मैं अब आपने ये बात बोली ना, इसको मैं समझाता हूं। इसके बारे में सुना है आपने? पहले ये बताओ, IMF और ब्रिक्स बैंक। चलो मैं इनसे पूछता हूँ, अशरम पाल सिंह, आपने ये चीज सुनी हुई है IMF और ब्रिक्स बैंक के बारे में? पहले ये बताओ मुझे आप, IMF और ब्रिक्स बैंक के बारे में सुना हुआ है आपने? ठीक है, ब्रिक्स किसने बनाई? चाइना, इंडिया, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ठीक है। इन्होंने ब्रिक्स क्यों बनाई है पता है? क्यों बनाई है ब्रिक्स? भैया जब इंडिया में BOP क्राइसिस आया था ना, पढ़ा था ना हमने, इंडिया किसी भी कंट्री में BOP क्राइसिस है तो पैसा कौन देता है? IMF देती है ना। IMF ने पैसा दिया था आपको ना, लोन दिया था ना, उसने उसके ऊपर ना ऑब्लिगेशन लगा दी थी LPG रिफॉर्म्स की, कि अपनी मार्केट को ओपन करो, ग्लोबलाइज्ड हो जाओ, फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज को यहां पर आने दो, यहां पर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दो। ठीक है, अगर आप अंदर स्ट्रक्चर रिफॉर्म करोगे तब हम आपको पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लगाई थी ना, तो मनमोहन सिंह ने किया था ना, LPG रिफॉर्म्स किया था ना। इन्होंने ब्रिक्स बैंक क्यों बनाया? इन कंट्रीज ने बोला अगर हमारे कंट्रीज में या जो हमारा मेंबर बनना चाहता है उन कंट्रीज में अब BOP क्राइसिस आए, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम ब्रिक्स बैंक से लेंगे, क्योंकि ब्रिक्स बैंक आपके ऊपर ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं लगाएगा। वो ये बात मानते हैं। आज तुम्हारी लड़ी क्यों खत्म हुई? तुमने ओपन किया ना मार्केट को, तभी वो खत्म हुई ना। आज तुम्हारा हैंडीक्राफ्ट कहां गया? खत्म हो गया। उन्होंने बोला कल फ्यूचर में अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए, हम इस कंट्री की इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि इसको कौन चलाता है? यूएस जान के कहता है IMF को, किनको बोलो कि हम तुमको तभी लोन देंगे अगर आप अपनी इकोनॉमी को खोलोगे, यूएस ताकि जाए और अपना माल बेचे। उन्होंने वो तभी ब्रिक्स की ओर गए, और यही कारण है कि अब WTO से भी हटकर वो एक रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ओर जा रहे हैं कि दफा हो WTO। समझ में आया? समझ में आया आपको ये? तो इसलिए WTO जो पूछ रहे थे कि WTO का भी वो एक अल्टरनेटिव देख रहे हैं इस चीज को। यही प्रॉब्लम किसको है? ट्रम्प को है कि अगर ये WTO रजाइम से बाहर चले गए, इन्होंने अपनी करेंसी खोल ली, तो हमारी दादागिरी खत्म हो जाएगी। तभी उसको कहते हैं चुमड़े लड़ रहे हैं, इसको तभी लड़ रहे हैं चुमड़े कि हमको कौन पूछेगा फिर। ठीक है, समझ में आ गया जी? चलें आगे। चलिए, ये क्या था? स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अब उनको ये बात पता है, वो कहते हैं कि हमको पता है कि जैसे ये कंट्रीज हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, अगर हम WTO का कोई रूल ऑब्लाइज कर दे कि नहीं जी आपको ऐसा करना पड़े, नेगोशिएशन चलेंगी आगे। फॉर एग्जांपल वो कहेंगे पेटेंट की वायलेशन नहीं करनी जी, या इन्वायरमेंट को अब आप लगा लो कि वो एक सिस्टम लेके आती है, WTO कहती है ठीक है कि आपने ट्रेड करना है, आपने डेवलपमेंट करनी है, पर आप पेड़ों को नहीं काटोगे, आप ग्रीन हाउस गैस को इमिट नहीं करोगे।
ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज कहां से कर सकती हैं, अफोर्ड कर सकती हैं? डेवलप कंट्रीज तो इकोनॉमिक ग्रोथ को पा चुकी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज अभी इकोनॉमिक ग्रोथ को पा रही हैं। तो उन्होंने ये बात बोला कि जब भी हम ऐसी एप्लीकेशन लेके आएंगे तो हम डेवलपिंग कंट्रीज को क्या देंगे, कंसेशंस देंगे, कंसेशंस देंगे। फॉर एग्जांपल कंसेशन क्या होता है, ये एक डेवलप्ड कंट्री है यूएसए, एक डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, ठीक है। अगर इन्होंने बोला कि अपने टेम्परेचर को 2 डिग्री से आगे नहीं लेके जाना, हम आपको 2030 का टाइम देते हैं, क्योंकि यूएस तो अचीव कर चुकी है ना उस चीज को, इंडिया ने अभी करना है। उन्होंने यूएस को बोला ग्रीन हाउस गैस की जो एमिशन आपकी ज्यादा हो रही है, अपने टेम्परेचर को 2 डिग्री सी से आगे नहीं लेके जाना, 2030 तक का टाइम देते हैं, ठीक है। इंडिया को अभी जरूरत है, वो कहेंगे इंडिया को 2 डिग्री सी से ज्यादा नहीं लेके जाना, टाइम हम 2040 का देते हैं, क्योंकि इसको डेवलपमेंट की जरूरत है ना अभी। तो ये क्या दिया आपने, इंडिया को कंसेशन दे दिया ना थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्री को। तो वो ये कहता है क्योंकि डेवलपिंग कंट्री एकदम से नहीं पास में जा सकती, इसलिए डेवलपिंग कंट्री को थोड़ा कंसेशंस दो, अगर उनको टाइम चाहिए डब्ल्यूटीओ के रजाइम में आने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया जी? ये समझ में आ गया कंसेशंस वाला, फिर हम आगे चले। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया, फिर आगे चले हम एग्रीमेंट्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। और मैंने आप सोचा था आईएमएफ डब्ल्यूटीओ इकट्ठा करा दूंगा, नहीं पॉसिबल ही नहीं, इकोनॉमी का तो क्रैश कोर्स हो ही नहीं सकता, देख लिया मैंने कल। चलिए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसको आप AOA भी कहते हैं, ये फर्स्ट एग्रीमेंट है WTO का, और इसी के कारण पंजाब में भी डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे अभी, एग्रीमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। मार्केट एसेस, डोमेस्टिक सपोर्ट, एक्सपोर्ट कंपटीशन। पहले लिख लो, फिर इसको हम पढ़ेंगे खोल के, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मार्केट एसेस, ठीक है जी। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसको ये भी बोला जाता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन गुड्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन गुड्स। गुड्स ही है ना, एग्रीकल्चर गुड्स ही है, टेंजिबल गुड है, भिंडी आलू टिड्डा हाथ लगा सकते हो ना उसको आप, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन गुड्स। चलिए, पहला है मार्केट एसेस। तो पहला पिलर है एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का मार्केट एसेस। वो ये बात कहता है, फॉर एग्जांपल इंडिया में किसान राइस उगा रहा है,
वीट उगा रहा है, ठीक है जी, और इंडिया चाहता है यूएस में इसको एक्सपोर्ट करना, तो यूएस को अलाउ करना पड़ेगा कि वो भारत का राइस और वीट यूएस में आने दे। ट्रंप ये नहीं कह सकता कि मैं भारत का राइस और वीट यूएस में नहीं आने दूंगा, या मोदी जी ये नहीं कह सकते कि मैं अमेरिका का जो छल्ली नहीं आती स्वीट कॉर्न वहां से आती है ना, वो हम इंडिया में नहीं आने देंगे। आपको मार्केट एसेस देना ही पड़ेगा। देखो ट्रंप ये नहीं कह रहा कि मैं इंडिया में से नई चीज आने दूंगा, वो ये कह रहा है मैं टैरिफ लगाऊंगा। बात को समझने की कोशिश करो। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं जी हम तो इंडिया का आने नहीं देंगे, जो करना कर लो ना। आपके पास सिर्फ और सिर्फ टैरिफ लगाने की पावर है, बस। आप ये नहीं कह सकते, आपको दूसरी कंट्री को मार्केट एसेस देना ही पड़ेगा। पहली चीज समझ में आ गई? समझ में आ गई मार्केट एसेस क्या बोल रहा है वो। टैरिफ लगाना आपकी जिम्मेदारी है, आप लगाओ, ठीक है, उसको तो हम देख लेंगे, ठीक है, WTO में सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये नहीं कहना कि फाटक बंद है हम आने ही नहीं देंगे, वो नहीं हो सकता, आने तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट एसेस समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? पहले ये बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? बताइए, फिर आगे चले डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। चलिए चलिए डोमेस्टिक एक्सपोर्ट। अब WTO कहता है, क्योंकि बात हम एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की कर रहे हैं, अब आ जाओ पंजाब की प्रॉब्लम में। WTO कहता है कि हमने ये चीज देखी है कि एग्रीकल्चर में जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है उससे क्या होता है, ट्रेड डिस्टॉर्ट हो जाता है। ट्रेड कैसे डिस्टॉर्ट होता है? फॉर एग्जाम्पल अमेरिका जो है और एक इंडिया है। इंडिया में क्या किया गया, सब्सिडीज ज्यादा दी गई, जिसके कारण यहां पर जो गेहूं है उसका रेट क्या है, 5 रुपीज पर केजी। आपने बिजली पानी सब्सिडी दी ना, जिसके कारण बम्पर प्रोडक्शन होगी, उसके कारण प्रोडक्शन ज्यादा हुई तो रेट तो कम होगा ना, 5 रुपीज पर केजी। अमेरिका ने सब्सिडी नहीं दी ज्यादा अपने लोगों को, अमेरिका में रेट क्या है, 10 रुपीज पर केजी। अब इन्होंने अफ्रीका में अपना गेहूं बेचना है, तो बताओ किसका गेहूं आगे जाएगा? इंडिया का ही जाएगा, इंडिया का गेहूं जाएगा, क्योंकि इंडिया वालों ने क्या किया, सब्सिडीज दी, जिसके कारण गेहूं सस्ता हो गया, किसान ने बम्पर प्रोडक्शन कर दी, और अल्टीमेटली क्या हुआ, इंडिया गेहूं चला गया, यूएस का गेहूं नहीं गया। अब यूएस क्योंकि डोमिनेटेड है, यूएस ने ये इशू कहां पर उठा दिया, WTO में। उसने कहा देखो जी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सब्सिडी देती हैं, ये अपनी बिजली फ्री, पानी फ्री, फर्टिलाइजर में सब्सिडी, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहां पर जो प्रोडक्शन है वो सस्ती हो रही है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारी चीज इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बिक रही। तो WTO ने बोला कि देखो ये जो सब्सिडीज दी जा रही हैं वो बेसिकली क्या है, गलत है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर दिया, दूसरा बंदे को प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ठीक है। तो उसने बोला कि नहीं, ये सब्सिडीज जो आप दे रहे हो ये गलत है। इंडिया की कंट्री ने रोला डाल दिया कि भैया हमको तो सब्सिडीज देनी पड़ेंगी, यूएस तो इंडस्ट्रियल नेशन है, वो नहीं भी देता तो वो हथियार बेच के कमा लेता है, हम कहां से कमाएंगे, हमारा तो काम ही एग्रीकल्चर का है। तो WTO ने बोला ठीक है, जो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट यानी जो सब्सिडीज आप किसानों को दे रहे हो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ग्रीन सब्सिडीज, ब्लू सब्सिडीज और एम्बर सब्सिडीज। एम्बर, AMBER, एम्बर। ग्रीन सब्सिडीज, WTO कहती ग्रीन सब्सिडीज 100% अलाउ है। कोई कंट्री अगर किसी फार्मर को ग्रीन सब्सिडी देना चाहती है तो हमारी तरफ से वो 100% अलाउ है,
कोई भी दूसरी कंट्री उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करेगी। अब आप फार्मर हो, ठीक है, नहीं हो, चलो अगर फार्मर किसी कोई हो, ठीक है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन सब्सिडी क्या चीज होती है जिसको WTO भी अलाउ करती है। फॉर एग्जाम्पल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव में रोड बनाना अलाउ है, आप गांव में रोड बना सकते हो, ठीक है। अगर गांव में रोड ना हो तो सोचो किसान मंडी तक कैसे लेके जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्सिडी है, गवर्नमेंट ने क्या किया, रोड बना दी। दूसरा, गांव में पावर प्लांट लगाना, गांव में पावर प्लांट लगा दिया। पावर प्लांट सस्ते रेट में बिजली नहीं दी, पावर प्लांट लगाया जिससे किसान को 24 घंटे बिजली मिली, प्रोडक्शन बढ़ गई, ठीक है। या गांव में कैनाल निकालना, पानी सस्ता नहीं दिया, पानी के पैसे लिए पर आपको कैनाल बना के दे दिया जिससे किसान को पानी की दिक्कत खत्म होगी। या कोई रिसर्च करना और रिसर्च करा के ऐसे सीड्स देना जिसकी ग्रोथ ज्यादा हो। चाहे आपने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऐसे एक यूनिवर्सिटी खोल दी, आप एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करो ताकि अच्छे बीज आए और आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। तो गवर्नमेंट जो भी पैसा ये बीजों पे लगा रही है वो किसके अंदर चलेगी, ग्रीन सब्सिडी। वो कहते हैं ये अलाउ है, क्योंकि देखो ना डायरेक्ट लिंक नहीं है इसका, प्राइस लेवल पे कोई डायरेक्ट लिंक हो रहा है नहीं, कोई आपको वो प्राइस लेवल पे कुछ कर रही है नहीं, वो आपको ये तो नहीं कह रही ना कि हमने पावर प्लांट लगाया बिजली भी हम आपको फ्री देंगे, नहीं, पैसा ले रही है आपसे वो, पर आपको सुविधा के लिए वो पावर प्लांट लगा के दे रही है। ये किसमें आ गई, ग्रीन सब्सिडी। WTO कहता है ये अलाउ है, समझ में आ गया, ये अलाउ है। इसके अगर कोई कंट्री दे रही है तो हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, समझ में आ गया। हर जगह अलाउ, इंडिया भी कर सकती है, US भी कर सकती है, ठीक है, समझ में आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिर आगे चले, एक एक करके समझाऊंगा, इनको समझ नहीं आता फिर दोबारा पीछे आना पड़ता है। ये प्रॉब्लम है थोड़ा ना, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है एक तरह का ना, जो फिजिकल बैठा हो तो कोई और बात थी। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया आपको, बताइए बताइए, आगे चले फिर। चलिए आगे आ जाइए, ब्लू सब्सिडीज। अब WTO कहती है हमारी नजर में ब्लू सब्सिडी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, पर अभी उन्होंने इसके ऊपर शिकंजा नहीं कसा। वो कहते हैं चलो फिर भी हम इसको अलाउ करते हैं। वैसे ये ट्रेड डिस्टॉर्शन करती है, ये ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट लेके आती है, पर अभी उन्होंने इसको नहीं छेड़ा, इसकी कोई लिमिट नहीं लगाई उन्होंने, ठीक है। अब ब्लू सब्सिडीज में क्या आती है, फॉर एग्जांपल एक किसान की फसल है, क्या हुआ, बारिश आई, ओले पड़े, फसल खराब होगी, उसकी जगह गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको मुआवजा दे दिया। ये किसके अंदर आती है, ब्लू सब्सिडी। ब्लू सब्सिडी आपको मुआवजा दे दिया, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल एक किसान है, उसने पोल्ट्री भी पाली हुई है, अब पोल्ट्री की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने इसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर जितना भी खर्चा करना है, ठीक है, पोल्ट्री की हेल्थ प्रॉब्लम्स है ना, जानवर की, बर्ड्स की, ठीक है, उसका जितना भी खर्चा होगा उसका पैसा कौन देंगे, हम देंगे। गवर्नमेंट कहती, ये WTO कहती ट्रेड डिस्टॉर्शन तो है, क्योंकि आपने किसान को पैसा दे दिया ना, उस पैसे का वो क्या कर सकता है, कल तुमने उसको पैसा दिया, उसकी बतखें मर गई, उस पैसे को उठा के वो क्या करेगा, सस्ते फर्टिलाइजर ले लेगा, ठीक है, सस्ती चीजें ले लेगा, बम्पर प्रोडक्शन कर देगा और दूसरे को पेट से बाहर कर देगा। फॉर एग्जांपल अब आपको उसने पोल्ट्री के लिए सब क्या दिया, पैसे दे दिए। फॉर एग्जांपल आपकी पोल्ट्री मर गई, पैसा आपको कितना दिया, 1 लाख रुपया। इस 1 लाख का आपने क्या किया, सस्ते फर्टिलाइजर ले लिए, इससे आपको बिजली भी फ्री मिल गई, ठीक है, क्योंकि वो आपने बिजली पे खर्च कर दिया, बम्पर प्रोडक्शन होगी, जिससे क्या हुआ, आपकी चीज क्या होगी, सस्ती होगी। उसने कहा ये डिवर्जन होती है ना, पैसा किस लिए दिया,
उसको डिवर्ट कहीं पर किया जा सकता है, पर फिर भी वो कहते हैं चलो हम ये कहते हैं कि हम इसके ऊपर पंगा नहीं डालेंगे। पर उसने ये बात बोली है कि ये ट्रेड डिस्टॉर्शन है। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया क्यों है। दिया पैसा पोल्ट्री के लिए, पोल्ट्री चली ना, और वो पैसा आपने कहां पर डाल दिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। तो ट्रेड डिस्टॉर्शन है, आपका गेहूं सस्ता हो जाएगा, दूसरे का गेहूं महंगा ही रहेगा, पड़ जाएगा पंगा वहीं पर स्टिल वो कहते हैं कि हम इसको अलाउ करते हैं। ठीक है, बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ब्लू में? आपको तो नहीं प्रॉब्लम ब्लू में? डिस्टॉर्शन का मतलब ये प्रॉब्लम जैसे हुई आपको था ना, भारत का गेहूं 5 रुपए का, यूएस का गेहूं 10 रुपए का, होगी ट्रेड डिस्टॉर्शन। आपका गेहूं सस्ता है, उनका गेहूं महंगा है, उनको मार्केट असेस नहीं मिलेगा, वो आप पे चीखे मारेंगे कि इनके कारण नहीं हुआ। समझ में आ गया जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर, चलिए, मेरे को पता था नहीं समझ आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान है, उसने पोल्ट्री रखी हुई है, उसने कैटल्स रखी हुई है। गवर्नमेंट कहती है इनके ऊपर जितना मेडिकल का खर्चा हुआ, जितना भी आपकी भैंस गायें जो भी आपने रखी है उनका मेडिकल का खर्चा है, ठीक है, उस सारे का सारा पैसा कौन देगा? हम देंगे, गवर्नमेंट पैसा देगी। ठीक है, अब वो कहती है कि ये ट्रेड डिस्टॉर्शन है। हो सकता है ऐसा हो कि जो पैसा आपको कैटल और पोल्ट्री के दिया हुआ, उसमें आपने उस पैसे को कहां डिवर्ट कर दिया? एग्रीकल्चर में। उसके आपने फर्टिलाइजर ले लिया सस्ते, उस बिजली आपने सस्ती ले ली, क्योंकि जो पैसा आपको गवर्नमेंट से मिला आपने उसको पे कर दिया, बिजली तो आपको फ्री की मिल गई। जिससे क्या हुआ, आपने वीट को उगाया, वीट जो आपका उगेगा वो लो प्राइस में उगेगा और अल्टीमेटली वो मार्केट में बिक जाएगा। बात समझने की कोशिश करो, वो क्या कर रहा है बताओ, समझ में आया? ऑनलाइन पे पहले ये देखो, समझ में आया? पैसा गवर्नमेंट ने आपको दिया पोल्ट्री और कैटल के लिए, उनकी मेडिकल के लिए, ठीक है, आपने उस पैसे को कहां डिवर्ट कर दिया? एग्रीकल्चर में। फर्टिलाइजर सस्ते ले लिए, बिजली सस्ती ले ली, जिससे क्या हुआ, आपकी जो प्राइस है वो कम होगा गेहूं को, और उसमें अल्टीमेटली क्या होगा, आपका गेहूं अमेरिका से जल्दी बिक जाएगा। बताइए, ये समझ में है? ठीक है, WTO कहती है ठीक है, आप कहते हो कि हमने इनके ऊपर खर्च किया, पर चांसेस है ना कि पैसे की डिवर्जन हो सकती है। हमने कौन सा घर में जाके देखना किसी किसान के, ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि हम इसको ट्रेड डिस्टॉर्शन में मानते हैं, पर हम इसके ऊपर इसलिए ऑब्लिगेशन नहीं लगा रहे क्योंकि इसका प्राइमरी एम क्या है, ये, इसलिए हम ट्रेड डिस्टॉर्शन में लगा रहे। पर ट्रेड डिस्टॉर्शन है ना, हम तो घर जाके नहीं देख रहे ना किसान ने उसका क्या किया। अगर लॉन्ग टर्म में सोचो तो हमने तो कुछ नहीं देखा ना किसान उसका क्या कर रहा है, तो हम इसको ट्रेड डिस्टॉर्शन में डालते हैं, पर ठीक है हम इसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं लगाते। पहले बताओ स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया? यस यस, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज आर कंडीशनल सब्सिडीज। वेरी गुड, लवप्रीत ने बिल्कुल सही बात बोली कि ब्लू बॉक्स सब्सिडीज जो है वो क्या है, ट्रेडिशनल सब्सिडीज। देखो ना, आपने कहा कि किसान की फसल खराब हो गई, मैंने किसान को पैसा दे दिया, उस पैसे से किसान ने कल फर्टिलाइजर सस्ता ले लिया, बिजली सस्ती ले ली, कर दिया ना काम उसने। फिर तो WTO तो नहीं देखने वाली ना, इसलिए वो उसको कहती है ये ट्रेड डिस्टॉर्शन है। पर अब किसान को तो पैसा देना है ना, किसान को थोड़ा सुसाइड करवाना है हमने, इसलिए वो फिर भी अलाउ करते कि चलो ठीक है आप दे दो इसको, ठीक है। लास्ट आइए, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। अब ये पंजाब के रिलेटेड इश्यू है।
ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी सब्सिडी है? एमएसपी। वो कहते हैं कि जो एमएसपी है वो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है। कैसे? आज गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि गेहूं पे हम कितना देंगे एमएसपी, 50 रुपए, लोग गेहूं की भरपार लगती है। यहां पर गेहूं का ट्रिलियंस ऑफ टन्स की प्रोडक्शन हो जाएगी। हर कोई बंदा गेहूं उगाना शुरू कर देगा। जब हर कोई बंदा गेहूं को ही उगाना शुरू कर देगा तो भारत में जो गेहूं होगा वो बाजार सरप्लस हो जाएगा। जो चीज सरप्लस हो जाती है वो चीज बाद में सस्ती बिकती है, और अल्टीमेटली जो भारत का गेहूं हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सस्ता। वो इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर कर जाएगा। यूएस का गेहूं उसको कंपीट नहीं कर पाएगा। तो क्या एमएसपी ट्रेड डिस्टॉर्शन सब्सिडी है या नहीं है? यही है। अब आप कहते हो एमएसपी बढ़ाओ, गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड अंडर डब्ल्यूटीओ, क्योंकि गवर्नमेंट डब्ल्यूटीओ क्या कहती है? सबसे ज्यादा ट्रेड डिस्टॉर्शन अगर कोई सब्सिडी है तो वो कौन सी है? एम्बर बॉक्स अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। सबसे ज्यादा जो ट्रेड डिस्टॉर्ट करती है, सोचो, एमएसपी, और किसान कह रहे हैं एमएसपी बढ़ा दो। डब्ल्यूटीओ को अलाउ नहीं करता। अब आपको डब्ल्यूटीओ से बाहर आ जाओ। मैंने आपको उस दिन क्या बोला था? खुदा ना खासा कोविड आ गया फिर से, आप डब्ल्यूटीओ से बाहर हो। चाइना को कोई मिसाइल छोड़ने की जरूरत नहीं है। चाइना ने कहना जो हम देते ही नहीं पैरासीटामोल, मरो जाके, खत्म। आप चाइना को डब्ल्यूटीओ में नहीं लेके जा सकते, आप डब्ल्यूटीओ से बाहर आ गए। प्रॉब्लम था, ठीक है। पहला समझ में आ गया। आगे चलिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी। फॉर एग्जाम्पल, किसान सीधा फर्टिलाइजर लेने चल जाए, फर्टिलाइजर की बोतल कितने की है? 5000 की। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? जो कंपनी फर्टिलाइजर बना रही है उसको क्या कर देती है? पहले ही पैसा दे देती है, सब्सिडी देती है। इसलिए वो फर्टिलाइजर किसान को कितने का मिलता है? 1000 रुपए में। क्या किसान को फर्टिलाइजर सस्ता नहीं मिला? वैसे वो जाता कितने का मिलता? 5000 का। गवर्नमेंट ने क्या किया? मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी दे दी, जिसके कारण वो कितने का मिला? 1000 रुपए का। अब वो फिर किसान क्या करेगा? फर्टिलाइजर का यूज करेगा। जब फर्टिलाइजर का वो यूज करेगा उससे क्या होगा? बम्पर प्रोडक्शन होगी। जब बम्पर प्रोडक्शन होगी तो आपका गेहूं सस्ता हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये क्या है? ट्रेड डिस्टॉर्शन है। और उससे भी बड़ी बात वो ये बात कहते हैं, ना केवल ट्रेड डिस्टॉर्शन है, ये इन्वायरमेंट को भी खराब करता है, लोगों की हेल्थ को भी खराब करता है। तो उन्होंने इसको क्या डाल दिया? एम्बर बॉक्स में। नहीं होनी चाहिए ये सब्सिडी। तीसरी, हम चाइना की तरफ आ ही नहीं है। आप देखो, आज कोई कह रहा है कि चाइना मॉडल इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो आजकल हमारे चाइना से रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। हमको ये बात समझ में आ गई है कि अगर हम इकट्ठे मिलकर रहेंगे तभी हम यूएस का सामना कर सकते हैं। तभी वो कह रहे हैं ना, ब्रिक्स करेंसी हमने लॉन्च करनी है। रशिया हमारी सेटलमेंट करा रहा है चाइना से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, बादल गवर्नमेंट आई, फ्री 24 घंटे फ्री बिजली, ठीक है। हम लोग पक्षियां चला रहे हैं घरों में बैठ के, हमारी लाइट जा रही है, वहां पर फ्री में मिल रही है। जब आपको पानी फ्री में, बिजली फ्री में, तो आपकी कॉस्ट कटिंग होगी। आपने जो गेहूं उगाया वो सस्ता होगा, और वो जो सस्ता होगा वो मार्केट में ट्रेड डिस्टॉर्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। पानी भी सस्ता, इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती, प्रोडक्शन सस्ती, ट्रेड डिस्टॉर्शन अपने आप होगी, अपने आप ट्रेड वॉर्स होंगी। आपका गेहूं सस्ता हो जाएगा 5 रुपए केजी, यूएस का गेहूं महंगा रहेगा 10 रुपए केजी। यूएस तो बोलेगा कि इनके कारण हमारा ट्रेड खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो क्या कहते हैं कि जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी है वो बेसिकली ट्रेड डिस्टॉर्शन है, और इसको खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। अब भारत फंस गया बीच में, क्योंकि भारत को देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर पुअर है, फार्मर्स पुअर है, नहीं देंगे तो कौन उगाएगा? फार्मर सुसाइड होने शुरू हो जाएंगे। ऊपर से फार्मर प्रेशर कर रहे हैं कि आप यहाँ डब्ल्यूटीओ से बाहर हो जाओ, इधर कुआं इधर खाई। हम कहते हैं मोदी गवर्नमेंट गलत है, उसकी भी तो प्रॉब्लम है।
कहना, और मैं इंटेलिजेंट फार्मर लीडर्स, पढ़े लिखे, पीएचडी, एग्रीकल्चर साइंस में डॉक्टरेट लगी हुई है उनके आगे, और वो कहते हैं WTO ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ जाओ। हो ही नहीं सकता ये। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सिर्फ फोर्थ वाला पॉइंट बोलो कि लिखना इरिगेशन सब्सिडी, सस्ता पानी, नहरों का सस्ता पानी, ये तो इसका हल है ही नहीं ना कि WTO से बाहर आ जाओ। ये तो उसका हल है नहीं जब तक आपका एशिया लेवल पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती। देखो IMF की तो आपने बनाती ना ब्रिक्स, कि कल हमको की प्रॉब्लम है ब्रिक बैंक से ले लेंगे पैसा, हमको अपनी इकोनॉमी को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। इसका तो कोई अभी आया नहीं ना तोड़। जब तक इसका तोड़ नहीं आएगा तब तक आप कहां से बाहर हो सकते हो? समझ में आ गया WTO में क्या प्रॉब्लम कर रही है इस समय? अब आगे बताता हूं मैं आपको। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए पहले। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है फिर आगे चलेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, चलें आगे फिर। चलिए, अब इंडिया चाइना जैसी कंट्रियों ने हाई तो ओवर डाल दी। वो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, हमको तो देना पड़ेगा, हमारे फार्मर, हमारी तो एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी GDP जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। यूएस को क्या फर्क जाने वाला है? उसे तो हथियार बेचनी है, एक जगह और वॉर करवा देगा, हथियार बेच लेगा, हम नहीं कर सकते ये काम। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त नेगोशिएशंस हुई। अल्टीमेटली क्या हुआ? WTO एक प्रिंसिपल लेके आई, उसने बोला एम्बर बॉक्स सब्सिडीज अलाउ है। चलो, इंडिया वालों ने बहुत इसके ऊपर बोला, ठीक है, चाइना ने बहुत प्रेशर डाला, अल्टीमेट WTO को मानना पड़ा कि इसको हम अलाउ करते हैं, पर एक लिमिट तक, एक लिमिट तक अलाउ है। ठीक है, उसने बोला जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक US, ये कितना दे सकते हैं? 5% ऑफ वैल्यू ऑफ टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितनी हुई है? 1 करोड़, तो उसका जो 5% बनता है उतनी ही आप ग्रीन सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी दे सकते हैं। 1 करोड़ का 5% कितना हुआ? 5 लाख। अगर 1 करोड़ हुआ है तो कितना दे सकती है US जैसी बड़ी कंट्रीज? सिर्फ 5%, 5 लाख। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कितना दे सकती हैं? 10% ऑफ 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 में। ये उन्होंने वैल्यू फिक्स कर दी। ठीक है, चलो हम पूरी तरह से बाहर नहीं आते, हमने वैल्यू फिक्स कर दिया। हम कहते हैं कि 5% दे सकते हो, और इंडिया को बोला आप कितना दे सकते हो? 10%। क्लियर है जी? समझ में आ गया? ठीक है, पहले ये बताइए, समझ में आ गया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया आपको? इस चीज को क्या बोला गया? पीस क्लॉज, राहत, शांति, राहत मिल गई ना। कहीं वो कहते हैं कि बिल्कुल ही नहीं देना, कहां पर वो कहते हैं कि चलो थोड़ा वो दे सकते हो, राहत दे दी आपको, पीस क्लॉज। ठीक है, समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब अगली प्रॉब्लम क्या खड़ी होगी? उन्होंने बोला ये जो राहत है जो दी गई है ये सिर्फ 2024 तक दी गई है, परमानेंट राहत नहीं है, 2024 तक दी गई है। अब सुनने में ऐसा आया, जो न्यूज में आई है, अच्छा फिर समझाना, चलो मैं आपको फिर समझा देता हूं।
उन्होंने बोला है, देखो इंडिया ने बोला कि हम एम्बर बॉक्स सब्सिडी को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते तो हम आपको थोड़ी राहत दे देते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस इसको दे सकती है, कितना दे सकती है? 5% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी है? फॉर एग्जांपल उनके यहाँ पर टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी है? 1 करोड़। तो 5% कितना हुआ? 5 लाख। डेवलप्ड कंट्रीज कितना दे सकती हैं? 5 लाख। डेवलपिंग कंट्रीज कितना दे सकती हैं? 10%, क्योंकि हमने थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देना ना इनको, ना स्पेशल ट्रीटमेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो 10%, यानी 1 करोड़ की अगर वैल्यू की प्रोडक्शन हुई है तो आप कितना दे सकते हो? 10 लाख, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? पीस क्लॉज। पर ये पीस क्लॉज परमानेंट नहीं है, ये कब तक था? 2024 तक। अब इसके ऊपर डिसीजन आना है, अभी अब मीटिंग होगी जब। चलिए ये बताइए, ये समझ में आया? दीपांशु समझ में आ गया ये? इकोनॉमी में कोई क्रैश कोर्स हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। गलती कर दी है, क्रैश कोर्स हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया जी? आगे चलूं मैं? दीपांशु समझ में आ गया? ठीक है जी, समझ में आ गया? हाँ जी। अरे 2 मिनट ये तो कर लो पूरा, ये पूरा तो कर लो। अरे ये ऐसे सिलेबस में लेट होना, ठीक है। समझ में आ गया ना? अब पहली प्रॉब्लम क्या है? इंडिया को यहां पर क्या प्रॉब्लम है? इंडिया चाइना सबको क्या प्रॉब्लम है? पहली प्रॉब्लम वो कहते हैं कि पीस क्लोज क्या होना चाहिए? जो यूएस नहीं मानती, जो बड़ी कंट्रीज नहीं मान रही, वो कहते अगर परमानेंट हो गया तो फिर तो बात तो वही आ गई घूम फिर के, ठीक है। ये चाहते हैं परमानेंट हो जाए, वो कहते हैं परमानेंट नहीं होगा। दूसरी बात, 2018 में बहुत बड़ा धमाका हुआ है जब यूएस ने एलिगेशन लगाया कि भारत और चाइना 10% लिमिट को भी क्रॉस कर चुका है। आपने लिमिट कितनी लगाई थी? 10%। इन्होंने 10% भी क्रॉस कर दी। काहे का पीस क्लोज? वो क्योंकि हमने सब एमएसपी बढ़ाए। हमने क्या किया? हमने बिजली फ्री दी थी ना, 2018 में हुआ था ना। बताओ 2018 के बाद फार्मर बिल आए या नहीं आए? सख्ती से आए या नहीं आए? आए थे ना। एजिटेशन कब हुआ था फार्मर्स का? 18 के बाद ही हुआ था ना। 18 के बाद ही ज्यादा एजिटेशन शुरू हुआ था ना, जब कोविड वगैरह। कोविड कब आया? 2019 में आया। वो समय कितने बैठे हुए थे वहां पर? 2018 में इंडिया पे एलिगेशन लग चुका था कि भारत 10% लिमिट को क्रॉस कर चुकी है। अल्टीमेटली डब्ल्यूटीओ ने भारत को प्रेशर किया कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। भारत क्या लेके आती है? 3 बिल, और फार्मर्स कहां पहुंचते हैं? बॉर्डर पे। समझ में आई बात? समझ में आ गया जी? ये हमारे ऊपर एलिगेशन लग गई। समझ में आया? अब हुआ क्या? डब्ल्यूटीओ ने क्या कह दिया कि इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज पे हम क्या करेंगे? इंस्पेक्शन करेंगे। और जब उन्होंने इंस्पेक्शन में कहा, उन्होंने कहा कि भारत जैसी कंट्रीज ने क्या किया हुआ है? एफसीआई के क्या किए हुए हैं? गोडाउन्स बनाए हुए हैं। यूएस कहता ये एफसीआई के गोडाउन्स और कुछ नहीं है, ये जान के बनाए गए हैं ताकि हम सब्सिडीज दें, उन पंपर प्रोडक्शन हो, उसको हम कहां पर स्टोर करेंगे? एफसीआई के गोडाउन में,
और अल्टीमेटली हम ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर देंगे। उसने यहां तक एलिगेशन लगा दिए कि जो एफसीआई के गोडाउन है, भारत कहती नहीं ये गलत बात है, हमने एफसीआई के गोडाउन इसलिए बनाया है क्योंकि हमने सस्ता गेहूं देना होता है, ये हमारा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, हमने गरीबों को राशन देना है। वो कहते नहीं, ये लोग गरीबों को राशन नहीं देते, ये लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये डिस्प्यूट चल रहा है इस समय। आप सोचो ना, गवर्नमेंट खुद फंसी पड़ी है इस चीज में। उसने हमारे एफसीए की पॉलिसी पर ही हमारे सोशल वेलफेयर नीले पीले कार्ड पे क्वेश्चन लगा दिया कि आप थोड़ा बहुत खर्चा कर देते हैं उसके ऊपर, बाकी सारे का सारा एक्सपोर्ट करते हो सस्ता, तभी आपने गोडाउन बनाए। तो आपके बफर स्टॉक्स के ऊपर भी उसने भाई साहब क्वेश्चनिंग लगा दी है। क्या हुआ? ये क्वेश्चन पक्का है कि ये तो आने हैं पंजाब भाई साहब, पंजाब पीसीए से पक्के क्वेश्चन खड़े हैं ये आपके, ये क्वेश्चन खड़े ही खड़े हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अपने आप पढ़ने बैठ जाओ, आपको कख नहीं समझ में आना, कख नहीं समझ में आना आपको। ये अब समझ में आया फार्मर डिस्प्यूट क्यों चल रहे हैं। आप कहते हो ना मोदी गवर्नमेंट गलत है, मैं मानता हूं, चलो ठीक है गलत है, पर आप देखो ना उनकी भी तो प्रॉब्लम्स है ना, वो डब्ल्यूटीओ से नहीं बात आ सकती, उनके ऊपर प्रेशर है, वो प्रेशर में कर रही है ये चीज। समझ में आ गया जी? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। कहाँ 3 चैप्टर कराने थे, कहाँ एक भी ना हुआ। और असल में ना वो बच्चे कहते हैं कि आप हमको ऐसे नहीं समझ रहा, लाइव एग्जांपल्स दे दे के समझाओ। और सही बात है, समझ तो ऐसी ही आएगी, समझ तो ऐसी ही आएगी। सही कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, गलत कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, सर्विसेज वगैरह में चलेंगे। पहला एग्रीमेंट आपको समझ में आ गया, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन गुड्स। गुड्स ही है ना, एग्रीकल्चर गुड्स है ना। अगले में हम कहां पर आएंगे, सर्विसेज में, ठीक है। सर बफर स्टॉक में सारे ही आते हैं। हाँ, व्हीट राइस वगैरह आप देते हो ना, कब वो नीले पीले कार्ड के हैं, उनको स्टोर करने के लिए आपने बनाया, वो एफसीए प्रोक्योरमेंट करता है। वो कहते हैं नहीं जी, प्रोक्योरमेंट तो करते हैं, थोड़ा वो दे देते, बाकी सारा चक्कर एक्सपोर्ट कर देते हैं। वो तो आपके बफर स्टॉक बंद कराने में आए हुए हैं। और आप शुक्र मनाओ कि यहाँ पर गवर्नमेंट स्ट्रांग है, वो लड़ रही है इन लोगों से। कई कांग्रेस गवर्नमेंट होती ना, अब तक कुछ का कुछ हो जाना था। उन्होंने क्या बोलना था, उन्हें तो कुछ भी नहीं बोलना था। गवर्नमेंट कम से कम एफर्ट तो कर रही है आपके साथ सॉर्ट आउट करने के लिए, या जो मर्जी है, ठीक है। किसान आंदोलन चल रहा है, मैं ये नहीं कहता, किसान भी अपनी जगह ठीक है, गवर्नमेंट भी अपनी जगह फंसी हुई है, तो उसने इंप्लीमेंट तो नहीं किया ना लॉ को, वापस ले लिया। किसान कहते हैं नोटिफिकेशन लेके आओ भैया, वो मतलब ये नहीं मैं कह सकता वो गलत है, यही है, दोनों ही अपनी जगह सही है। अब बड़े प्रोस्पेक्टस से देखो तो डब्ल्यूटीओ में गवर्नमेंट फंसी पड़ी है, उसके ऊपर प्रेशराइज आ रहा है, वो कर रहे हैं, वो तो आपके बफर स्टॉक खत्म करने। आपने सुना नहीं, पीछे न्यूज आई थी एफसीए को खत्म करने वाले, एफसीए को खत्म करने वाले आई थी ना न्यूज। एफसीए को शायद खत्म कर देंगे या प्राइवेट कर देंगे, अपने हिसाब से करेंगे। इसी का पहले खत्म करने का भी कहा था उन्होंने कि हमने एफसीए को खत्म करना है। फिर बाद में लोगों ने रोला पाया भी एफसीए कैसे खत्म हो जाएगी, बाद में वो कहते हैं हम प्राइवेट प्लेयर्स को लिया, इसको प्राइवेट कर देंगे, ठेके में कर देंगे। प्राइवेट करने का मतलब क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आ रही है, एफसीए को ऐसा निकाल रही है बाहर से, क्यों डब्ल्यूडी की ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर, वो आपके बफर स्टॉक के ऊपर क्वेश्चन मार्क ले गई है। क्लियर है? हाँ मैं करवाता हूं। अच्छा बल अपना ना, एक मिनट में मैडम को कहता हूँ, वो आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है जी? क्लियर है? आप इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, चलिए। चलो भाई ठीक है।
क्लास है आपकी? हाँ जी